हाँ जी, सीए फाउंडेशन मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। की हाल है? सब मौज बार है। मैं आपका दोस्त सी अनुज तोमर। सर जी, मैं लेके आ गया हूं जनवरी 2025 आरटीपी का फुल डिस्कशन। सर, अगर आप सीए फाउंडेशन जनवरी में एग्जाम देने वाले हो और आपने ये आरटीपी नहीं किया तो इसका मतलब आप बड़े रिस्क में जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी आरटीपी से आपको नजर आने वाले हैं। क्लियर है? एग्जाम में इंस्टीट्यूट जब भी पेपर बनाता है तो कहीं ना कहीं आरटीपी वो होता है कि आपको रिवीजन कराए और आपको एक आइडिया मिले कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। तो मैं आपके साथ मेरे बच्चों बिना देरी के साथ में इस आरटीपी को रिवाइज कराऊंगा। वैसे तो मैं ये लाइव सेशन करने वाला था, बट ड्यू टू माय फादर हेल्थ इश्यूज और कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं लाइव तो नहीं कर पाया, तो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं रिकॉर्ड कर लेके और आपके साथ में करूंगा। फिर भी कोई डिस्कशन हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी चाहिए आपको फाउंडेशन अकाउंट्स में रिलेटेड 80+ टारगेट है, कमेंट जरूर कर देना। मैं आपकी वो चीज, हर एक चीज पूरी करने वाला हूं। बहुत कुछ लेके आने वाला हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके हर एक चैप्टर से, और रिवाइज भी करेंगे, काम करेंगे। तो बेटा चैनल को कर लेना सब्सक्राइब आगे बढ़ने से पहले। करते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं मेरे बच्चों। पहला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन हमारा आरटीपी का ट्रू एंड फॉल्स। ध्यान से पढ़ना, बड़े अच्छे अच्छे ट्रू फॉल्स हैं, इनमें से एक नजर आ जाएगा आपको। कह रहा डेबिट नोट इशू करते हैं हम लोग सर जी, डेबिट नोट इशू करते हैं सेल रिटर्न बनाने के लिए। सर जी प्लीज ध्यान सुनो, जब भी हम सेल करते हैं तो हमारा सेल बनता है डेटर। क्या बनता है? डेटर। और डेटर को हम करते हैं डेबिट। तो अगर सेल रिटर्न हो रही है तो हमें इसे रिवर्स करना है, डेटर को हमें खत्म करना है, तो इसका मतलब हमें इशू करना है क्रेडिट। दैट मीन्स कौन सा इशू होगा? क्रेडिट नोट। गलत बोल रहा है सर जी, डेबिट नोट परचेज रिटर्न के केस में इशू होगा, क्रेडिट नोट के केस में नहीं। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। आगे, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। नहीं सर, अगर आप ऑफिस फर्नीचर को बेच रहे हो तो उसका प्रॉफिट लॉस पीएनएल में जाएगा, लेकिन सेल कहां जाएगा? दिस इज कैपिटल रिसिप्ट, आपकी फर्नीचर के अकाउंट से माइनस हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। दैट मींस इसका पीएनएल क्रेडिट में ही होगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में जा सकता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर की शैल बी शोन एज द लाइबिलिटी इन द ओ करंट ईयर बैलेंस शीट। करंट ईयर में क्लोजिंग आएगी, करंट ईयर में क्या आएगी? क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो ओपनिंग लाइबिलिटी है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, ना कि क्लोजिंग में। अगेन दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स, ये भी फॉल्स है मेरे बच्चे, ये भी फॉल्स है। कह रहा व्हेन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड। बेटा ध्यान सुनो, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आप क्लोजिंग स्टॉक आता है इधर साइड को, क्लोजिंग स्टॉक आता है इनकम साइड में, और इनकम अगर बढ़ेगी, अगर इनकम ज्यादा है तो ऑफकोर्स पीएनएल भी आपका इनकम, नेट इनकम जो पीएनएल है, प्रॉफिट है, वो भी बढ़ेगा। लेकिन ये कह रहा है ये अंडर स्टेट है, गलत कह रहा है सर जी, फॉल्स। वो भी ओवर स्टेट होगा। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रखा है तो आपका पीएनएल पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। आगे चलो, रिजल्ट एंड पोजीशन डिस्क्लोज बाय द फाइनल अकाउंट्स आर नॉट एग्जैक्ट। अगर आप यहां पे जाओ तो ये ट्रू बोल रहा है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो जो बनती हैं वो कुछ अजम्पशंस पे बनती हैं, उनके लिए कुछ जैसे डेप्रिसिएशन है वगैरह वगैरह, बहुत सारी अजम्पशन है, तो उनको आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि मैं जो बोल रहा हूँ मैंने इस साल जो प्रॉफिट कमाया एग्जैक्टली ये नहीं सर, उसमें कुछ अजम्पशंस वगैरह आपकी हुई हैं, तो वो आपका एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज मैच करके चलना। आप फॉल्स लिख के आ जाओगे एग्जाम में। पब्लिक हॉलीडे, तो क्या ड्यू डेट आपकी नेक्स्ट डे हो जाएगी? नहीं सर, इमरजेंसी हॉलीडे के केस में आपकी नेक्स्ट डे होती है। पब्लिक हो या नेशनल हॉलीडे हो तो एक दिन पहले, पता है ना सर, प्लान्ड है, प्लान छुट्टी है तो एक दिन पहले आपको इंतजाम करना पड़ेगा। दिस इज फॉल्स। गुडविल इंटेंजिबल है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या बात कर रहा है? सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट किस चिड़िया का नाम है सर जी? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये इंटेंजिबल एसेट है पर फिक्टिशियस, मतलब दैट इज आइडेंटिफाइबल है और आप इसको मेजर कर सकते हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर कर रहा है तो उसका जो भी प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से आ रहा है वो आप ट्रांसफर कर दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। द आंसर इज यस, क्योंकि जब भाई आप एनपीओ का प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में साथ में कंसोलिडेट होकर निकलेगा। दिस इज न्यू पॉइंट और आप इसको लेके चलोगे, दिस इज ट्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कह रहा फर्म विल रिसीव सरेंडर वैल्यू एट द टाइम ऑफ जॉइंट लाइक पॉलिसी ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। नो जी नो, ना जी ना, सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी उसे मिलेगी मैच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि अगर रिटायरमेंट होता है आप पॉलिसी तोड़ोगे तो सरेंडर वैल्यू, बट अगर डेथ हो रही है तो पूरा पूरा फुल 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 मिलेगा बेटा। फॉल्स। ठीक है, कह रहा है सर जी कंपनी एक्स लिमिटेड इनकरिंग ह्यूज लॉसेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं कि इन द लॉस के केस में हम देयर इज नो नीड टू पे इंटरेस्ट। कैसी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मेरे बच्चे क्या है? चार्ज है, प्रॉफिट है या लॉस हो आपको देना ही देना पड़ेगा। आपकी कंपनी में आग लग जाए पर आपको अपने को इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें दो ट्रू है, और अगर मैं बात करूं तो इसमें से दोनों में से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लीज पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आरटीपी। ठीक है, एक आपके लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका नया है, और ऑफकोर्स एक ही आपका ये वाला ये दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा किसमें फंसते। एक ये भी था जिसमें आप हो सकता है गलत आंसर करके आ जाओ, तो तीन ट्रू एंड फॉल्स मेरे लिए बेटर है, बाकी सारे नॉर्मल है। आगे चलो सर जी। सर कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आया, कह रहा है बिटवीन बताओ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन और अकाउंटिंग पॉलिसी में। बेटा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन तीन होती हैं, गोइंग कंसर्न, एक्यूरल और कंसिस्टेंसी, जबकि अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी वो होती हैं जो आपको प्रिंसिपल और मेथड अप्लाई कर रहे हो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो पहले मीनिंग डिफाइन करो, फिर आप लिखो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आपके ये माना जाता है कि वो फॉलो हो रहे
हैं, जब तक उनका चेंज ना हो आप उसमें सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं देने पड़ोगे, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना ही पड़ता है, और चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो उस चेंज का भी सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर? ये है, कह रहा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। कह रहा कोई भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका मटेरियल इंपैक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर जी। मान लो आपने अपना वैल्यूशन, जो आप इन्वेंट्री वैल्यू करते थे, इन्वेंट्री ऑफ वैल्यूशन जो था आपने वो चेंज कर दिया, उसने चेंज कर दिया, तो आपका हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक पहले वाले मेथड से फीफो से कम आ रहा हो और लीफो से ज्यादा आ रहा हो, या लीफो से कम आ रहा हो फीफो से ज्यादा, वट एवर जो भी है। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक चेंज होगा तो आपके फाइनेंशियल स्टेट का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आप प्रोविजन का रेट चेंज करते हो, वट एवर जो भी आप चेंज कर रहे हो तो उससे बढ़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जर्नल एंट्री के बारे में बात करें, कह रहे एक रनिंग बिजनेस है जिसने परचेज करा मोहन से ये सारी एसेट लाइब्रेरी, तो बिजनेस की एंट्री करनी है भैया, एसेट याद है, सुंदरी एसेट अकाउंट डेबिट, टू सुंदरी लाइबिलिटी और टू कैपिटल, ठीक है, या टू पेमेंट जो भी कर रहे हैं। बताओ क्या क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ओ माय गॉड सर जी क्या कर रहे हो, हाँ जी, टू क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और टू बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो आप बोलोगे 20,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 20,000, क्रेडिटर में 10,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट में 20,000, ठीक है। और बाकी जो बचेगा वो आप मोहन को पे कर दोगे, और फिर मोहन को जो पे करने के लिए पैसा है मान लोगे वो कैपिटल से लाया, तो मोहन का एडजस्ट होकर कैपिटल हो जाएगा, मतलब मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो ये मेनली है, यहाँ पर आप टू यहाँ पे लिख सकते हो टू मोहन, ठीक है। रनिंग बिजनेस मोहन, अच्छा मोहन तो नहीं लिखा, वेंडर लिखा, तो वेंडर को लिख देंगे यहाँ पे, वेंडर का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। कह रहा सर जी आपने गुड्स बेचा है गगनदीप को 1 लाख का, जिसका ट्रेड डिस्काउंट है 20%, IGST है, तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000, तो 80,000 का आपकी सेल हो गया, 80 पे 12% का IGST, तो ये लग जाएगा आउटपुट IGST, सीधी सीधी एंट्री हो जाएगी क्या सर, गगनदीप अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट IGST, 80,000 आउटपुट सेल में और 80,000 का 12% जो भी आएगा वो IGST में, और 80,000 प्लस 12% ऐड करके गगनदीप के अकाउंट में डेबिट कर दोगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000, सिंपल एंट्री, सैंपल अकाउंट डेबिट टू 10,000, ठीक है। परचेज गुड्स एंड लिस्ट 40,000 रिटर्न बाय द गगनदीप ने इसमें से 40,000 का सामान वापस कर दिया। ध्यान रखना 40,000 में अगेन पहले तो लिस्ट प्राइस है, 20% डिस्काउंट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 32,000। एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 32,000, और 32,000 पे आउटपुट IGST भी रिवर्स होगा, आउटपुट IGST डेबिट टू गगनदीप। तो 40,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 32,000 से रिटर्न आएगी, 32,000 का 12% जो भी रेट है वो आपका IGST रिवर्स हो जाएगा। इनपुट नहीं लिखोगे, आउटपुट ही रिवर्स कर दोगे और गगनदीप का अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। कह रहा कुलदीप एक इंसॉल्वेंट हो गया और वो 50 पैसे नहीं दे पाएगा, 6,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बैंक डेबिट अकाउंट डेबिट 3,000, और टू कुलदीप भाई साहब टाटा बाय बाय 6,000, खत्म, ठीक है। पांचों जनरल एंट्री मेरे हिसाब से खत्म। कह रहा सर जी एक्सटेंशन बताओ, कैपिटल है या रेवेन्यू? आ जाओ जी। कह रहा रेलवे बढ़वा रहे हैं, रेलवे ट्रैक बढ़ा रहे हैं फैक्ट्री एरिया के आगे, फैक्ट्री एरिया में जो है वो उससे रेलवे ट्रैक बढ़ा रहे हैं कि भैया हमारे फैक्ट्री एरिया तक आ जाए। तो ऑफकोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोज होने वाले खर्चे थोड़ी ना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पेंटिंग करा रहे हैं फैक्ट्री में, ऑफकोर्स नई फैक्ट्री नहीं मान के चलेंगे, नॉर्मल रहे तो डेली डे टू डे एक्सपेंस रेवेन्यू मान के चलेंगे, ठीक है। वेजेस बिल्डिंग न्यू ओ माय गॉड, बस आगे बात ही मत करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रीमियम रिसीव हो रहा है, शेयर रोज इशू करोगे क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है सर, कैपिटल रिसीव्ड। रिंग्स एंड पिस्टन इंजन वर चार्ज टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी, अब यहाँ पर आपकी एक पॉइंट है कि फ्यूल एफिशिएंसी हो रही है। अब यहाँ पे ना ध्यान सुनना, अगर आप मानते हो कि फ्यूल एफिशिएंसी हो रही है बट वो पहले से बेटर नहीं है, मतलब जो पहले एफिशिएंट थी उतना ही है, तो आप रेवेन्यू मानोगे। लेकिन आप कहोगे कि अगर पहले से ज्यादा बेटर हो गया है फ्यूल एफिशिएंसी, जिस तरीके से मेरे को यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डबल आंसर दे सकते हो। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्मल है तो वो रेवेन्यू भी ट्रीट कर सकते हैं, पर मैं अगर बोलूँ तो मैं मानूंगा कि फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब ये है कि वो बढ़ गया, अच्छा हो गया, मतलब पहले जो कंजम्पशन हो रही थी अब उससे कम कंजम्पशन हो रही है फ्यूल की। तो दैट मींस मेरे लिए कैपिटल हो जाएगा, दिस इज कैपिटल। लीगल फीस, नई बिल्डिंग खरीद रहा हूं, ऑफ कोर्स कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो एक रेवेन्यू बाकी कैपिटल है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। सब्सिडरी बुक नॉर्मल है, आपको सेल्स बुक बनानी है सर जी, इसमें क्या बनाना, फॉर्मेट बनाना और काम खत्म करो, ठीक है। ये मेरे काम की चीज नहीं है। आगे आ जाओ। सात्विक एक अनेबल है, उसका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ लास्ट ईयर का, और वो कह रहा है भैया डिफरेंस उसने डाल दिया था पीएनएल अकाउंट में, और अब वो नेक्स्ट ईयर में आपको अपॉइंट कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जी। कह रहा सर जी आप मिस्टेक निकालो, तो सर आप याद रखना, आप ये नेक्स्ट ईयर में कर रहे हो तो इसका मतलब आप सस्पेंस डालोगे, ओके जी ओके, सस्पेंस डालोगे, ओके जी ओके। इनकम एक्सपेंस
इनकम एक्सपेंस नहीं सर जी, नहीं, इसके लिए आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एसेट लायबिलिटी ठीक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि सस्पेंस अकाउंट ओके रिवर्स होगा, पीएनएल एसेट लायबिलिटी आएगी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नाम दे दिया तो करंट ईयर का ठीक हो जाएगा, जबकि आपको प्रीवियस ईयर की गलती ठीक करनी है। चलो जी, पहली गलती, अरे ये तो बुक का क्वेश्चन आ गया, पढ़ के देखो क्या कह रहा है। कह रहा है स्कूटर खरीदा है जिसे हमने कन्वेंस अकाउंट में डाल दिया था 30,000 का, और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना। अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, नेट एंट्री भी कर सकते हो। बताओ 30,000 का स्कूटर है तो स्कूटर एंट्री होनी चाहिए थी, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने क्या कर दी, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एंट्री क्या होगी, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस, बट ये होती प्रीवियस ईयर। अभी क्या करनी पड़ेगी, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट लगना था, तो डेप्रिसिएशन आता 30,000 पे 10% कितना आता, 30,000 का 10% आता 3,000, तो 3,000 का लगता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर, जो आपने नहीं लगाया होगा, तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर। मतलब अगर मैं नेट एंट्री मारूं तो आपका होगा स्कूटर अकाउंट डेबिट 27,000 टू पीएनएल एडजस्टमेंट 27,000, 27,000 का खर्चा हटाओ और सर जी 27,000 की स्कूटर रिकॉर्ड कर दो, हो गया जी पहला काम खत्म। दूसरा कह रहा है टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बोले तो सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक 12,400 से आपने पोस्टिंग नहीं करी तो कर दो ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न नहीं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके जी, ठीक है। तीसरा क्रेडिट परचेज किया था गुड्स से एक्स से 20,000 जो आपने सेल में डाल दिया, ओ माय गॉड, बताओ परचेज थी, परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, आपने क्या रिकॉर्ड कर दी, सेल, दैट मींस एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तो करेक्ट करो, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, विदाउट पीएनएल एडजस्टमेंट नॉर्मल, परचेज अकाउंट डेबिट करना था कर दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, मिस्टर एक्स को क्रेडिट करोगे डबल अमाउंट से क्योंकि रिवर्स कर दिया आपने, उल्टा कर दिया, और सेल को डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल खामा कहां हो रखी है, सेल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितनी होगी 20,000, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, सेल अकाउंट डेबिट 20,000 और टू मिस्टर एक्स 40,000। और मजे की बात है जब मैं इसे नेक्स्ट ईयर करूंगा तो ये एंट्री हो जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 40,000 और 40,000, ठीक है डन। कह रहा कैश रिसीव तो प्रीतेश से हमने वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ रवीश, तो कैश आया था, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतेश होना चाहिए था, आपने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू रवीश, तो भाई सही कर दो, नॉर्मल एंट्री क्या सर, रवीश अकाउंट डेबिट टू प्रीतीश, ठीक है, इसमें कोई पीएनएल एडजस्टमेंट की बात नहीं आएगी। कैश आया था चंदू से और आपने उसे डेबिट में डाल दिया उसके अकाउंट में, जबकि कैश आना था तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर चंदू होना चाहिए था, सर जी चंदू को क्रेडिट करना था, आपने चंदू को उठा के डेबिट कर दिया, क्या लाल पंथी कर रहे हो। तो चंदू को क्या करोगे, क्रेडिट डबल अमाउंट से और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे, दैट मींस एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चंदू 10,000 और 10,000। आ जाओ जी आ जाओ, मजा आना चाहिए आपको, बस बात खत्म, बढ़िया एकदम फास्ट ट्रैक मोड में रिवीजन करेंगे। अगला कह रहा कैरिंग फॉरवर्ड टोटल इन परचेज बुक, परचेज बुक का जब खर्चा डाला तो हमने 65,950 डाल दिया इंस्टीड ऑफ लिखने 55,950 के लिए 10,000 से ज्यादा डाल दिया, तो भैया रिवर्स करो, रिवर्स कर दो मेरे बच्चे। परचेज अकाउंट डेबिट होता है, अभी क्रेडिट करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ऑफ कोर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज करना था करना चाहिए था, लेकिन मैं करूंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट 10,000 और 10,000, मतलब 55 की जगह 65 लिख दिया, तो ऑफ कोर्स परचेज को कम करना पड़ेगा और डेबिट में सस्पेंस करोगे तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज नॉर्मल एंट्री बनेगी, लेकिन मेरी एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके सर जी ओके। अगला सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रोहन 20,000 वाज ओमिटेड टू द रिकॉर्डेड, अरे कर दो ना सर जी, क्या रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, रोहन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, चलो जी हो गई मिनटॉस जिंदगी खत्म, ठीक है। लो जी, अच्छा अभी एक और बाकी है, कह रहा फ्रेट पे करना था मशीन पे 5600 का, हमने फ्रेट अकाउंट में डाल दिया 65,000, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू मशीन, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था एंट्री, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश डालना चाहिए था, फ्रेट पेड ऑन मशीन। अब ये नहीं बताया इसने कि मशीन नई आई है पुरानी आई है, अगर देखो नई आई है तो मैं ये मान के चलता हूँ करेक्शन जो है मेरे हिसाब से जम्पशन जो होनी चाहिए वो फ्रेट अकाउंट नहीं होना चाहिए ना, एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है नई मशीन पे हो रहा है, ठीक है। ये करेक्ट एंट्री थी, आपने कर दी है क्या रॉन्ग एंट्री, क्या करी है आपने कर दी फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पहले तो ये करा, ठीक है, और आपने फ्रेट अकाउंट में जो पोस्ट करा है वो मशीन में ना डाल के फ्रेट में डाला है, मतलब फ्रेट में यहाँ पे 5600 ना लिख के आपने 6500 लिखा, तो अब आपको करना क्या था, मशीन अकाउंट को ठीक करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट कितना 5600, फ्रेट को क्रेडिट करोगे टू फ्रेट कितना 6,500, और डिफरेंस जो जाएगा वो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना 900, ठीक है, तो ये एंट्री होगी करेक्ट। बस अब इसमें फ्रेट को हटा के पीएनएल एडजस्टमेंट कर दो, बस मशीन अकाउंट डेबिट 5600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 और टू फ्रेट दैट इज टू पीएनएल एडजस्टमेंट 6,500, खत्म, डन जी एंट्री, पक्का। कोई भी दिक्कत हो कोई भी, मैं थोड़ा सा फास्ट मोड चल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने, कोई भी दिक्कत हो सर जी आपके सामने क्या है कमेंट सेक्शन आ जाओ। कह रहा है मिस्टर इकबाल इंटरप्राइजेज बीआरएस बनाना है, ठीक है, आपको कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट है एज पर पासबुक है, ओ माय लॉर्ड पासबुक बैंक ओडी मतलब माइनस बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है,
चलो ये अब आ जाओ, चेक डिपॉजिट इन द बैंक। ध्यान सुनना, चेक जमा कराया बैंक में कितना 5800, बट ओनली 2000 वर क्लियर। तो सर हमने तो माइनस कर दिया होगा, हमने तो प्लस कर दिया होगा कितना 5800, लेकिन बैंक ने कितना किया 2000। अभी बैंक के हिसाब से सुना है तो 3800 और प्लस करना पड़ेगा, 3800 प्लस करना पड़ेगा। चेक इशू किया 2500, 3800, 2000, लेकिन अभी तक चेक से 5000 स्टिल विद द सप्लायर, मतलब 5800 क्लियर ही नहीं हुए, तो हम तो सारा माइनस कर चुके होंगे, पर बैंक के हमारा 5800 माइनस नहीं हुआ, उठा के 5800 सीधा माइनस। ठीक है, सीधा सीधा वहां पे 3800 बैंक ने ऐड नहीं किया, ऐड कर दो। यहाँ 5800 बैंक ने माइनस नहीं किया, माइनस कर दो। आगे बताओ, डिविडेंड कलेक्ट हुआ बैंक से, लेकिन रॉन्गली एंटर कर दिया 1500 पीस इन कैश बुक। अब 1250 था, हमने भी रिकॉर्ड करा, बट हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, जो भी करा है कितना 1500, जो भी करा है, जो डिफरेंस आएगा मेरे हिसाब से कितना हो गया 250, 270 रुपए, 270 रुपए ज्यादा लिख दिया है, तो मुझे भी 270 रुपए अभी बराबर करने के हिसाब से 270 प्लस करना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन टैक्स पेड बाय द बैंक, लेकिन अभी तक वो सिर्फ बैंक में, तो 1200 रुपए खामा खा माइनस कर रखा होगा, प्लस कर दो 1200। ठीक है, मतलब पासबुक में माइनस हो रखा है ना, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट 930 डेबिटेड बाय द बैंक, और ये इन्फॉर्मेशन 3 अप्रैल, मतलब ऑफ कोर्स मैंने अपनी पासबुक से माइनस कर रखा है, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो 930 रुपए अभी प्लस कर दो। डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया 400 रुपए, जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो 400 रुपए बढ़ा दिया, बट यहां नहीं हुआ, तो ये 400 रुपए क्या करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, और लास्ट इज अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एफडी टू करंट अकाउंट 2000, जो आपके सिर्फ पासबुक में आ रहा, तो अगेन 2000 रुपए आपके पासबुक में बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन आपने अभी तक बढ़ाया नहीं है, तो अभी उठा के क्या करना पड़ेगा माइनस, अभी उठा के करना पड़ेगा माइनस। सर अगर बैंक ने ऐड कर रखा है, हमने कुछ नहीं किया, तो माइनस कर दो, बैंक ने माइनस कर रखा है, हमने कुछ नहीं किया, प्लस कर दो, दैट्स इट, खत्म बीआरएस। तो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अब कुछ पार्ट है निकुंज भैया वाले, वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप करते रहोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, इन्वेंट्री वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, निकुंज भैया का पार्ट है। ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चों अगर मेरे को लगता है कि आपको इन्वेंट्री वाले क्वेश्चन लाना, तो मैं करा दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मी परचेज कर रही है सेकंड हैंड मशीन 1 अप्रैल को 1,60,000 का, इसमें मरम्मत वगैरह करा रही है 40, तो मशीन हो गई बेटा M1 आ गई कितने की 2 लाख, M1 आ गई 2 लाख की 1 अप्रैल 2020, डेट देखते रहना। फिर कह रहा है एक और मशीन खरीद ली 80,000 की इसी साल में 1 अक्टूबर 20, मेरे लाल मेरे पीछे 80,000 M2, 80,000 M2। फिर कह रहा है 1 अक्टूबर 2022, 20 गया, 20 के बाद सीधा देखो 21 आया होगा, 31 मार्च 2021 कुछ नहीं हुआ, फिर 31 मार्च 2022 कुछ नहीं हुआ, Y1 कुछ नहीं, Y2 कुछ नहीं, तीसरे साल में 1 अक्टूबर 2022 क्या करा, M1 जो इंस्टॉल करी थी पहली वाली M1 उठा के बेच दिया। ठीक है सर, कितने बेच दिया 1 लाख में। ठीक है जी, और सेम डे नहीं सॉरी, इस साल में आगे चला और आया 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 आपने नहीं 31 दिसंबर 2022, हाँ सही है 31। यहाँ पर आपने क्या करा है, अनदर मशीन 30,000 की परचेज करी, उसे M3 खरीद ली 30,000 की। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ कंपनी डेप्रिसिएशन लगा रही थी 10% ओरिजिनल, मतलब SLM से लगा रही थी 10%। ठीक है जी, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 मतलब 31 मार्च 2023 तक तो ये कहानी चली है, लेकिन 23 के बाद 1 अप्रैल 2023 से हमने डिसाइड किया, देखो M1 आई और M1 गई। ठीक है, M2 M3 बची, अब M2 और M3 पे हमने डिसाइड किया कि WD मेथड लगाएंगे 15% से, बस खत्म। ठीक है, ईयर कुछ बताया नहीं है, वैसे 2020 टू 2024 लिखा हुआ है, तो ये मेरे लिए एक अंडरस्टूड होता है कैलेंडर ईयर, बट मैं यहाँ फाइनेंशियल ईयर ही लेके चलूंगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से उसने कहानी शुरू करी है, तो दैट मीन्स मेरे लिए जो ईयर शुरू हो रहा है वो 1 अप्रैल 2023। सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चे, सिंपल, मैं इसको कराऊंगा नहीं, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आराम से देखना। सर जी सबसे पहले आप 2 लाख की मशीन खरीदोगे, फिर 80,000 की मशीन खरीदोगे, 10% डेप्रिसिएशन, तो पहला साल हो जाएगा। M1 की बात करूँ तो 31 मार्च 2022 पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर M1 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 पूरे साल का, और M2 पे जो लगेगा वो लगेगा 80,000 का 10%, 18%, 8,000 का 4,000। ठीक है, फिर आप अगले साल M3 की बात करोगे, M1 पे फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 का, और M2 पे इस बार लगेगा कितने का 8,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप बेचोगे, तो यहाँ पे जब आप ओपनिंग करोगे, तो यहाँ पे ओपनिंग में M1 होगी 1,60,000 की, M1 होगी 1,60,000 की, और M2 होगी 8/4 दैट इज 68,000 की, 68,000 की। ठीक है, फिर 1,60,000 पे आप फिर लगाओगे 10,000 का डेप्रिसिएशन, क्योंकि SLM लग रहा है अभी भी M1 पे, और 1,60 माइनस 10 1,50 की बची, दैट मीन्स 1,50 की बची, और आपने 1 लाख बेची, तो 50,000 का लॉस आ जाएगा, 50,000 का लॉस। ठीक है, खत्म। फिर आप M3 खरीदोगे, और M3 के बाद सीधा आ जाओगे 31 मार्च 2023 पे, यहाँ पर M2 पे फिर से 8,000 का डेप्रिसिएशन पूरे साल का, M1 तो गई, और M3 पे 30,000 का 10% कितना हो गया 3,000 का सिर्फ 3 महीने का 3/12, तो 3,000 का 1/4 हो जाएगा
मार्च के जनवरी फरवरी मार्च 1/4 हो जाएगा 750 रुपये, 750 रुपये। ठीक है, तो अब वैल्यू कितनी बचेगी बताओ, 68 गई, तो ये बची M2 जो यहाँ पे बची, यहाँ पे M2 बचेगी 60,000। ठीक है, और M3 बचेगी 29,250 की। अब वो कह रहा है इस पे डेप्रिसिएशन लगा दो 15%, तो पहले M3 M2 पे जो 15% का आएगा वो 60,000 का याद आएगा, 9,000 डेप्रिसिएशन, और M3 पे जो भी इसका 15% डेप्रिसिएशन करके क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, डायरेक्टली मैं इसको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ एक बार आपको। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, मतलब मेरे को करने से बेटर जितनी देर टाइम लगेगा करने में उतनी देर में मैंने आपको सारा सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। और ये रहा। ठीक है, तो देखो 1/4/20 से इन्होंने कहानी शुरू करी है। ठीक है, ये देखो 1 लाख, ये क्या करा इन्होंने, एक मिनट, ये क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन कैसे करी है इन्होंने। 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने 1,60,000 क्यों लिखा, अच्छा ये ना, हाँ 1,60,000 ये लिखा, 80 ये लिखा, 1,60,000 और 1,40,000 ये होगी 2 लाख। ठीक है, और ये हो गया 80,000। ठीक है, तो पहले सर डेप्रिसिएशन कितना आ गया, M1 पे 20 और M2 पे 4। ठीक है, ये बचा 180 76। फिर उसके बाद 256 इन्होंने अलग अलग एक साथ किया, कोई दिक्कत नहीं, तो 256 में 2 हिस्से हो गए M1 और M2। फिर डेप्रिसिएशन 20,000 8,000 ये आ गया 1,60,000, तो देखिए ये मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, इसमें दैट मीन 2 से 1,60,000 का M1, 1,60,000 का M1 और 68 का M2। ठीक है, अब M1 पे डेप्रिसिएशन लगा 10,000। ठीक है, ये रहा 10,000 M1 पे। ठीक है, सीधा 31 मार्च लगा रहे हैं, बिल्कुल ही नालायक है ना सर। 31 मार्च में लगेगा, 1 अक्टूबर को लगेगा 10,000 ये M1 पे, और 50,000 का लॉस, क्योंकि 1,60,000 की 10,000 डेप्रिशिएट हो गई, 150 तो 60,000 50,000 का लॉस। ठीक है, बाकी M2 पे 8,000 और 750, और जो बचा वो 68 60 और 29,250। फिर 69 पे सीधा 69 पे जो है वो 15% से डेप्रिशिएशन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया 9,000, और जो भी 29,250 है उस पर 15% डेप्रिशिएशन ये आ गया, बस क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो फ्री के नंबर है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने चेंज इन मेथड भी काम कर लिया। ठीक है, आ जाओ जी आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना, कह रहा है 1 अप्रैल 2024 को एक्स ने सामान बेचा है वाई को 25,000 का प्लस IGST 18%। एंट्री बताओ क्या होगी, चलते पहले सबसे पहले एक्स की बुक्स में सेल की एंट्री क्या करोगे, आप कहोगे वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट GST, टू आउटपुट IGST 25,000 का ये, और 25,000 का 18% जो भी आएगा, 25,000 का 18% मेरे हिसाब से कितना होगा, 25,000 का 18% होगा आपका 5,000 से थोड़ा सा कम होगा, जो भी होगा 4,000 समथिंग होगा। ठीक है, तो ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार देख लूँ अमाउंट, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हमने 2 बिल लिखा है, पहला मेरे को देख लेने दो अमाउंट ना, क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अरे यहीं कर लेते हैं ना यार, तुमसे तुम कहोगे भैया आंसर देख रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर कहाँ है सर, ये रहा। ठीक है, अरे भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर चुड़को था। कितना है, 25,000 का 18% परसेंट कहाँ है, अबे अबे 18 45 सर का, हाँ तो 4,500 आया, 4,500, तो ये आ गया 29,500, 29,500 पहली एंट्री होगी। अब आपने 2 बिल लिखे, तो पहली एंट्री क्या होगी, बिल ऑफ एक्सचेंज में BR1 अकाउंट डेबिट, BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट। BR1 कितने का हो गया, 15,000 का, BR2 कितने का हो जाएगा, अगर इसमें से 15,000 का ये है तो 14,500, 14,500 का दूसरा बिल हो गया। ठीक है, पहला बिल 2 महीने का लिखा है, और दूसरा वाला बिल जो 3 महीने का लिखा है। कह रहा है वाई एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बिल हमने बैंक को भेज दी। तो ये एंट्री क्या होगी, देखो पहली एंट्री सेल करने की, दूसरी एंट्री बिल लेने की, तीसरी एंट्री क्या होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR1 टू BR2। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2024 को हमने भेज दिए। इन ड्यू कोर्स एक्स को रिसीव हो गया इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक ऑन द ड्यू डेट रिस्पेक्टिव बिल दैट द बिल ऑफ 15,000 हैज बीन ड्यूली मेड, मतलब पैसा आ गया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 15,000 जो भी इसकी मैच्योरिटी होगी 2 महीने बाद। 1 अप्रैल के अगर लगाओ 2 महीने, तो अप्रैल के बाद मई, अप्रैल पूरा, मई पूरा, 4 जून को आपको पैसा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा बिल है वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू टू बैंक को आपको पे करना पड़ेगा कितना, 14,500, तो वो देना पड़ेगा, प्लस नोटिंग चार्जेस कितने, 500। ठीक है, जो बैंक ने पे किया ऑफकोर्स, तो आपको 14,500 प्लस 500 15,000 बैंक को पे करना पड़ेगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस। ठीक है, एंट्री देखो जल्दी से फटाक से, एंट्री देखो फटाक से,
अगर मैं यहाँ पे करूँ एंट्री फटाक से, ये देखो ये तो सारी हो गई, ये तो मैंने समझा दिया, आप चेक करते रहना, ठीक है। ये देखो पहली एंट्री की वाई अकाउंट डेबिट टू सेल डन, फिर 14,500 का बिल, फिर उसके बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन दोनों बिल, फिर उसके बाद पहला बिल आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू ये, और दूसरे बिल में वाई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 14,500 और टू बैंक 500। अच्छा मैंने टू बैंक बोल दिया था 15,000, सॉरी, ठीक है। तो 15,000 का वाई डेबिट हो जाएगा और बिल सेंड फॉर कलेक्शन 14,500 से कम हो जाएगा, और 500 बैंक पे करेगी, तो ऑफकोर्स मुझे बैंक को देना पड़ेगा। ऑफकोर्स ये डिस्काउंटिंग होता तो 15,000 मैं बैंक को पे करता, ठीक है। सर छोटा सा क्वेश्चन था, बिल ऑफ एक्सचेंज का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन के बाद फाइनल अकाउंट है, ठीक है। फाइनल अकाउंट की अगर मैं देखूं तो इसमें एक बार जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज करना, क्या क्या चीज़ें कहाँ जाएंगी। आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, कहाँ जाएगा, तीनों चीज़ों का, चाहे रॉ मटेरियल WIP दोनों का, फिनिश गुड तीनों का आपका ओपनिंग ट्रेडिंग में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑफकोर्स अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा तो वो अलग से करेंगे, वैसे निकुंज भैया देखते हैं, मैं फिर भी देख रहा हूँ। सन्डी डेटर एसेट्स में कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा। बिल रिसीवेबल एसेट में वेजेस डायरेक्ट है, सैलरी PNL, टेलीफोन इंटरनेट PNL, रिपेयर टू ऑफिस PNL, कैश बैलेंस शीट, ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट, रिपेयर टू प्लांट PNL, परचेज ट्रेडिंग प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, रेंट PNL, लाइटिंग आप कर सकते हो, ट्रेडिंग में भी डाल सकते हो क्योंकि वो फैक्ट्री लाइटिंग हम मान लेते हैं, ठीक है। जनरल एक्सपेंस PNL, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट, बिल्स पेपर बैलेंस शीट, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफकोर्स PNL में डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनकम में कमीशन रिसीट PNL, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओपनिंग बैलेंस ऑफकोर्स इसकी एडजस्टमेंट होगी, अगर कुछ नहीं होगा तो ये PNL में जाएगा, ठीक है। पर ये ओपनिंग प्रोविजन है, ऑफकोर्स क्लोजिंग वाले में से ओपनिंग माइनस हो जाएगा। कैपिटल बैलेंस शीट में, सेल्स ट्रेडिंग में, और बैंक ऑफ OD बैलेंस शीट में, ठीक है। कुछ ज़्यादा है नहीं। स्टॉक में आपका ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, तो इसके दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे, एक तो आपका ट्रेडिंग वगैरह में चला जाएगा ऑफकोर्स, और जो बाकी है वो आपका बैलेंस शीट में भी जाएगा। कह रहा है एडजस्टमेंट में क्या, सैलरी एंड वेजेस अनपेड है फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 का कितना है 27,000 60,000, तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। इनके दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे, एक तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में चला जाएगा। मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10% से, ऑफिस फर्नीचर को 7.5% से, तो कोई दिक्कत नहीं है। मशीन को जो भी वैल्यू उसका 10% डेप्रिशिएशन PNL में से डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर और मशीन में से माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 1% ऑफ सेल्स, तो सेल हमारे पास जो है वो है 50,60,000, तो 50,60,000 का 1% बन जाएगा 5,16,000, 5,01,600, ठीक है। 5,16,000 नहीं, 5,01,600, ये आपका प्रोविजन क्लोजिंग बन गया। इसे आप डेटर में से माइनस कर दोगे और इसमें से ओपनिंग माइनस करने के बाद जो भी जाएगा वो PNL में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। रेंट जो चार्ज करना है वो 3/4 फैक्ट्री में करना है और 1/4 ऑफिस में, तो रेंट के दो हिस्से हो जाएंगे, जो भी 3/4 होगा वो आपका ट्रेडिंग में जाएगा और 1/4 आपका PNL में जाएगा। लाइटिंग के भी दो हिस्से करने हैं, फैक्ट्री का 2/3 फैक्ट्री में जाएगा और 1/3 ऑफिस में जाएगा, बस खर्चे डिवाइड करने और कुछ नहीं। तो तीनों बनाने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और PNL अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ था नहीं, आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट PNL अकाउंट ट्रेडिंग बनाया हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। NPO का क्वेश्चन अभी मैं इग्नोर मारूंगा, बताओ क्यों इग्नोर मारूंगा, बताओ सर ये क्यों नहीं करा रहे, कराना तो चाहिए, क्योंकि ये इस पे मैंने सेपरेट NPO की क्लास ली है, लाइव सेशन लिया हुआ है NPO का। लास्ट क्लास देखना, लास्ट वाला सेशन, ठीक है। मुझे नहीं पता 3rd है या 4th है, उसमें मैंने RTP के सारे NPO के क्वेश्चंस खुद क्लास में करवाए हैं, तो आप वहां पे जाकर डिस्कस करोगे, मैंने आराम से पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व किया है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेरे साथ में पढ़ो सर जी। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में मूनलाइट ट्रेडर्स हैं, और ये क्या कह रहे हैं, आपको बैलेंसेस दिए हैं, जल्दी देखो 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024, ठीक है। एक ओपनिंग बैलेंस है और एक क्लोजिंग बैलेंस है। अब जो बैलेंस दिए दैट मींस अकाउंट बनाना है। सबसे पहले लैंड का, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो अकाउंट, ऑफकोर्स एडजस्टमेंट नहीं होगी तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा, वरना नॉर्मली लैंड अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, डेटर, क्रेडिटर ऑफिस, और स्टॉक ऑफकोर्स नहीं बनेगा, ठीक है। स्टॉक का नहीं बनेगा, स्टॉक डायरेक्टली जाएगा, और लॉन्ग टर्म इस पे भी अकाउंट बनेगा, बैंक। तो बहुत सारे अकाउंट बनाने की बात हो रही है। लैंड का भी है, अगर मैं देखूँ तो देखो लैंड में कोई चेंज नहीं है, तो जनरली मैं लैंड को इग्नोर मार सकता हूँ इस अकाउंट को। अगर देखूँ तो मेरे को प्लांट एंड मशीन नजर आ रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट नजर आ रहा है, डेटर नजर आ रहा है, क्रेडिटर फॉर परचेज नजर आ रहा है, पांच अकाउंट तो यहाँ नजर आ रहा है, छठा ये और सातवां बैंक, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। तो इनके ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएंगे। अगर कलेक्शन निकालो तो इसके दो ट्रीटमेंट, सबके दो ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ, ठीक है। सॉल्व करने का टाइम नहीं हुआ, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आप खुद प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व पूरी हिंट करूंगा मैं, ठीक है। डेटर का दो ट्रीटमेंट होंगे, जल्दी बताओ। एक तो आपका बैंक बढ़ जाएगा, एक तो बैंक बैलेंस में क्या हो जाएगा, डेबिट, एक बैंक बैलेंस में डेबिट और डेटर में क्रेडिट। पेमेंट टू क्रेडिट फॉर परचेज में सेम, बैंक में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट, ठीक है। पेमेंट फॉर ऑफिस एक्सपेंस के लिए कुछ भी, अच्छा ये क्रेडिटर दिया, आपके ऑफिस एक्सपेंस ना एक तरह का आउटस्टैंडिंग है, तो आप यहाँ पे ना इग्नोर कर सकते हो इसका वर्किंग नोट, ठीक है। और पता है क्या करोगे आप, जब PNL अकाउंट बनाओगे, ये लो PNL अकाउंट, तो यहाँ डालेंगे टू ऑफिस एक्सपेंस, एक तो डेबिट होगा खर्चे PNL में,
एक तो डेबिट हो गया यहाँ पे, और दूसरा ट्रीटमेंट्स का क्या होगा, जब बैंक अकाउंट बना रहे होगे तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय ऑफिस एक्सपेंस। बताओ कितना ऑफिस एक्सपेंस पे किया है, कह रहा जो पेमेंट करी ब्याज छोड़ के 42,000 की, तो यहाँ से 42,000 हो जाएगा, और इस 42,000 को अभी बाहर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे अंदर, और इसमें एनपी वाली एडजस्टमेंट लगाओ, क्या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो ओपनिंग का क्रेडिटर बैलेंस है, ये आउटस्टैंडिंग ही तो है, ओपनिंग क्रेडिटर जो है वो क्या करोगे माइनस, और क्लोजिंग क्रेडिटर क्या करोगे प्लस, जो पिछले साल का वटाओ इस साल का जो ऐड करो, तो पिछले साल का कितना 20 वो ऐड, सॉरी माइनस, और 15 प्लस, तो अल्टीमेट 5,000 माइनस होंगे, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 37,000। और इन दोनों के दो ट्रीटमेंट क्या होंगे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, तो दैट मीन्स मेरे लिए एक वर्किंग नोट इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। आगे चले, सैलरी पेड पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सीधा सीधा खर्चा जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैंक में क्रेडिट करोगे, पीएनएल में डेबिट। सेलिंग एक्सपेंस ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में क्रेडिट और पीएनएल में डेबिट। आगे कैश सेल, इसके ऊपर दो, एक तो बैंक में ऑफ कोर्स आप ये बैंक की है मेरे पास, तो कैश वैश का सारा लफड़ा यहीं आ रहा होगा, कैश तो अलग से है नहीं, तो बैंक में क्या कर दोगे डेबिट, पैसा आ रहा है, और ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी सेल हो जाएगी, कैश वाली हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब क्रेडिट सेल कह रहा है टोटल सेल का 80%, वो जी वो बढ़िया जी। कैश सेल अगर आपको दी है तो कह सकता हूँ कैश सेल को अगर 20% से डिवाइड कर दो भाई साहब, 80% क्रेडिट है तो 20% कैश है, तो ये मेरी आ जाएगी क्रेडिट सेल, बोला ना। और क्रेडिट सेल आने का मतलब है आपके दो चीजें होंगी, एक तो सेल टोटल हो गई, बोलो ना, ट्रेडिंग में क्रेडिट प्लस कैश दोनों आ जाएंगी, और दूसरा डेटर में आपका डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही क्रेडिट परचेज दिए तो इसके दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे, एक तो आपका ट्रेडिंग में परचेज आ जाएगी, ट्रेडिंग में क्या आ गई परचेज, और दूसरा आपका क्या बोलते हैं क्रेडिटर अकाउंट में आपके क्रेडिट हो जाएगी, तो ध्यान से देखो, डेटर अकाउंट में आपका ओपनिंग मतलब डेटर अकाउंट में आपकी इधर कलेक्शन आ गया, इधर आपकी सेल आ गई। ठीक है, और उधर ट्रेडिंग में ध्यान लगाओ, ट्रेडिंग में सेल दोनों आ गई, परचेज दोनों आ गई। ऐसे ही इधर भी आपकी अगर मैं बात करूं क्रेडिटर अकाउंट में भी दोनों क्रेडिट परचेज भी आ गई और पेमेंट भी आ गई। ठीक है, अब आ गया जो कह रहा है जीपी दिया हुआ है, जीपी 25% ऑफ कॉस्ट है, तो ये बताओ 25 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो कह सकता हूं 1/5 ऑन सेल आ गया। बताओ जीपी आ गया नहीं जाएगा, ओपनिंग सेल हो गई, परचेज होगी, जीपी होगी, और इधर देखो जल्दी से बेटा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो बताओ ओपनिंग आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी, बिल्कुल जी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डेटर का क्लोजिंग दिया हुआ है, क्रेडिट सेल है, कलेक्शन है, बताओ ओपनिंग आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ही क्रेडिटर का, सर जी ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है, क्रेडिट परचेज है और पेमेंट है, तो बताओ क्लोजिंग आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो चार चीजें, मतलब मैं कहूँ तो सर मेरा ये भी अकाउंट खत्म, ये भी अकाउंट खत्म, और इधर मेरा स्टॉक की काम भी खत्म। ठीक है, और मैंने यहाँ तक सारा काम निपटा दिया। ऑफकोर्स अभी पर ध्यान रखना, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव भी है, तो इसके दो ट्रीटमेंट क्या हो जाएंगे, अलाउ डेटर में चला जाएगा और रिसीव क्रेडिटर में। ये डेटर में जाएगा, एक तो डेटर में डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, और ये क्रेडिटर में डेबिट हो जाएगा। और ऑफकोर्स दूसरा ट्रीटमेंट पीएनएल में, अलाउ पीएनएल में डेबिट हो जाएगा और रिसीव पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटर अकाउंट डाल के तभी बंद करना। डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस एंड इक्विपमेंट पे, और बेटा आपको लगाना है टू बी प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब है जो ये अमाउंट दिए हुए हैं सर, अब देखो ये डायरेक्टली डाल दोगे। प्लांट एंड मशीनरी पे मेरे हिसाब से क्वेश्चन में अच्छा है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन याद करो, मैंने जब रिवीजन कराया था इन्फॉर्मेशन, ये 5 चैप्टर जब रिवाइज कराया था ना, तो उसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्या डेप्रिसिएशन लगा हुआ मानेंगे, नहीं, वो कह रहा लगाना है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कौन सा वाला, ये कौन सा 330 और 85, इस पे डेप्रिसिएशन अभी लगाना है। ठीक है, अब लगाना कैसे, वो डेट के हिसाब से पता चलेगा। ध्यान से देखो, कह रहा है 1 अक्टूबर को हमने मशीन बेच दी है कितने की, 40,000 की, जिसकी वैल्यू 31 मार्च 2010 को एट अ लॉस ऑफ 15,000। तो ये बताओ 40,000 की हमने चीज़ बेची, जो उसकी वैल्यू क्या थी 31 मार्च को, मतलब 40,000 की चीज़ थी, जिसको हमने पहले डेप्रिशिएट किया होगा 6 महीने का। ठीक है, 10% से अगर बोलूँ तो 40,000 का 10% से कितना होगा 4,000, 2,000, तो बची कितने होगी 38 को भी 15,000 के लॉस में, 15,000 के लॉस में, तो बेची कितने में 23,000 में, कितने बेची 23,000 में। और न्यू मशीन भी कब खरीदी है 1 जनवरी 2024। बेटा डेप्रिशिएशन बड़े ध्यान से निकलेगा, ध्यान सुनना। इस क्वेश्चन का मैं मशीन अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मशीन अकाउंट बनाऊँ, ठीक है, टू बैलेंस बीडी, बताओ बैलेंस बीडी कितना हो गया, बैलेंस बीडी है 2,20,000, 2,20,000। ठीक है, बाय सेल 23,000। ठीक है, बाय डेप्रीशिएशन 2,000, बाय लॉस ऑन सेल, कितना हो गया 15,000। ठीक है, ये 3 चीज़ें अलग से आ गई। बाय बैलेंस बीडी सीडी, बताओ सीडी कितना हो गया, सीडी हो गया मेरे पास 3,30,000, सीडी आ गया मेरे पास 3,30,000। ठीक है, अपने आप जो यहाँ पे निकलेगा, डेप्रिशिएशन छोड़ो, डेप्रिशिएशन अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि वो अलग से लगाना है, तो अपने आप जो आ जाएगा वो आ जाएगा टू बैंक का परचेज।
टू बैंक का परचेज बैलेंसिंग फिगर। पहले बताओ ये क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगा। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में सर जी जो सेल है उसका पैसा दूसरा पार्ट कहाँ जाएगा? बैंक में। जो डेप्रिसिएशन और लॉस है वो सीधा जाएगा पीनल में। अभी डेप्रिसिएशन सेल आया, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग नहीं आया। अब डेप्रिसिएशन क्लोजिंग कैसे लगाएंगे? बड़ा ध्यान सुनना। डेप्रिसिएशन क्लोजिंग में आप बोलोगे भैया मेरे पास ओपनिंग में 220 था, 220 में से 40 गया, 220 में से 40 गया, तो 40 गया तो बचा कितना? 180। तो 180 पे तो लगेगा पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10% 18,000। और जो ये अमाउंट आएगा इस पे लगेगा 1 जनवरी बोले तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन। बस 180 पे पूरे साल का, और जो नया आया है बैंक बैलेंस उस पे लगेगा 3 महीने का। दोनों को ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन मशीन में से माइनस करोगे और पीएनएल में डेबिट कर दोगे। और ये बात समझ नहीं आ रही? ऑफिस इक्विपमेंट को भी आपने बेचा है लेकिन बुक वैल्यू पे बेचा है, 1/4/2023 को ओपनिंग में ही बेच दिया। तो बताओ वो ये कितना है? 1/5 से 85, मतलब 20,000 का बिका। ठीक है, तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऑफिस इक्विपमेंट बनाओगे, सीधा बाय सेल लिखोगे 20,000, ना प्रॉफिट ना लॉस ना डेप्रिसिएशन, 20,000 का लॉस, खत्म। तो आपका कुछ परचेज भी नहीं। इस पे अकाउंट इग्नोर भी कर सकते हो। 1,05,000 माइनस 20, दैट इज ओपनिंग में 1,05,000, क्लोजिंग में 85, और 20,000 का बैंक में पैसा डालोगे और 85,000 पे डेप्रिसिएशन लगाओगे कि जो बेचा है आपने वो ओपनिंग में बेच दिया, तो पूरे साल 85 रहा। तो 85,000 का जो भी रेट है वो डेप्रिसिएशन में से माइनस करोगे और ये आपका खत्म हो जाएगा। लोन के अकाउंट देखा जाए तो कह रहा है लोन हमने पार्टली पेड किया है 31 मार्च 2024 को टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो लोन का जो पेमेंट है बताओ कितना लोन है? लोन कह रहा है 1 लाख से 60,000 का लोन रीपे हुआ है। तो 60,000 एक तो बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, और आपको 1,60,000 पे 12% से ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट और बैंक में क्रेडिट, क्योंकि पूरे साल आपका 1,60,000 रहा है। ठीक है, तो दो अकाउंट आप इग्नोर कर सकते हो। एक तो लॉन्ग टर्म लोन डायरेक्टली कर सकते हो, ओपनिंग में 1,60,000 लाइबिलिटी में, क्लोजिंग में 1 लाख का, और 60,000 जो कम हुआ है उसका सीधा एक ट्रेड में डालो, क्योंकि अकाउंट आप इग्नोर कर रहे हो, सीधा बैंक में क्रेडिट कर दो और 1,60,000 पे ब्याज लगाओ, पीएनएल में डेबिट और बैंक में क्रेडिट, खत्म। ऐसे ही ऑफिस इक्विपमेंट का भी आप सीधा सीधा सेल लिख सकते हो, 1,05,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में 85 और 20,000 का बैंक में डेबिट की पैसा आया, और 85 पे सीधा सीधा डेप्रिसिएशन, क्योंकि भैया वो आपने इस साल डेप्रिशिएट किया होगा 85 पे। खत्म हो गया मेरे बच्चे ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात जो है वो है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आप गड़बड़ हो सकते हो वरना नहीं। बेटा इस क्वेश्चन को प्लीज ट्राई करना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में आप निकुंज भैया से एक बार बात कर लोगे। ठीक है, मैं उनके बारे में उनका नहीं कर रहा। और मेरे पास जो आखिरी टॉपिक बचा वो आया इशू ऑफ शेयर्स। अगर देखो तो कुणाल फोरफिट कर रहा है एप्लीकेशन 30,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, ये एप्लीकेशन पे 1 2 3 4 कितना हो गया? 4 3 7 2 8 9 10 रुपए का एक शेयर है, पार पे इशू हो रहा है। कह रहा है इशूज आर फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक, दैट मीन्स कोई ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। अरुण जिसको 300 शेयर देने थे अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट, डायरेक्ट काम निकलेगा, कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा। उसके शेयर हमने फोरफिट कर लिए इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट होंगे, और जो फर्स्ट कॉल फाइनल मिलेगी वो इन 300 शेयर 30,000 में थे, 300 माइनस करके 29,700 पे ड्यू, 29,700 पे रिसीव। आगे अजीत जिसके पास 450 शेयर से उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, ठीक है, उसके शेयर हमने फोरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल, तो उसके 450 हो जाएंगे, और फिर उसका सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगाई, और मोहन जिसके पास 150 शेयर थे उसने फेल हो गया सेकंड एंड फाइनल कॉल, और फिर उसके फोरफिट कर लिया, और फिर सारे शेयर रीइश्यू कर दिए। बस वो क्या कर रहा है, हर इंस्टॉलमेंट पे एक बंदा फेल हो रहा है, उसका शेयर फोरफिट। अगर मैं एंट्री करूं तो पहली एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ? बैंक अकाउंट, मैं बोल रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 इंटू 30,000 एक 30,000 30,000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 और 30,000। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 2 60,000 60,000। चौथी एंट्री शेयर अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट, चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड ईयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 60,000 पैसा आना था पर 300 इंटू 2 600 रुपये नहीं आएगा, और बाकी 600 रुपये माइनस करके 59, मतलब कितनी एंट्री होगी? फोर्थ एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड ईयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 60,000, जिसमें से आप बोलोगे भाई 600 रुपये मत दे, बाकी 59,400 तो दे, और फिर तुरंत पांचवी एंट्री इसके शेयर फोरफिट करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड ईयर्स और टू शेयर फोरफिटेड। कॉल्स एंड ईयर्स 600 रुपये, शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा? 300 इंटू अभी कितना मंगाया? 300 इंटू 3 दैट इज 900 मंगाया, 900 में से 600 उठाओ, 300 फोरफिट में। ठीक है, छठी एंट्री फिर आएगी शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 29,700 मल्टीप्लाई बाय 3, 29,700 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर कॉल्स एंड ईयर्स आएगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड ईयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, कॉल्स एंड ईयर्स में कितना आ जाएगा? 450 इंटू 3। ठीक है, 4 4 8 12 और 1,350 रुपये कम मिला के बाकी बैंक में आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये एंट्री हो जाएगी क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड ईयर्स और टू शेयर फोरफिट। 1,350 कॉल्स एंड ईयर्स में 450 इंटू कितना रुपये मंगा लिए? 6। यहाँ पे कॉल्ड अप कितना है? 6, तो जो भी आएगा फोरफिट में। एंड द लास्ट एंट्री
450 और 300 माइनस करने के बाद जो शेयर होंगे उससे ड्यू करेंगे और बाकी 150 शेयर पे कम। तो ठीक है, ज़्यादा कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। आगे चलो, आखिरी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आखिरी क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस शीट दिया आपको, कैपिटल दिया आपको, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इधर फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट दिख रही है और इधर शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 1 लाख के हैं, इक्विटी 9 लाख की है, उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा 1 लाख की है, अच्छा ऑथराइज है, और इक्विटी भी 1 लाख की है। रिजर्व में आपके पास यहाँ पे जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल है, ठीक है ओके। करंट लाइबिलिटी दी है, इधर कैश फेस दिया है, इधर लोन इन्वेंट्री वगैरह दिया। आगे क्वेश्चन बताओ, कह रहा है कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो नेट प्रॉफिट इस साल जो उन्होंने कमाया 35,000 रुपये कराया आफ्टर प्रोवाइडिंग 20,000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए तो कंपनी ने प्रॉफिट जो कमाया वो नेट प्रॉफिट कितना कमाया, 35, कितना कमाया 35,000। ये बैलेंस शीट जो दी है बेटा ध्यान सुनना, ये दी है 30 की, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, क्या दी है, ओपनिंग दी है, और हम इस साल के एंड आते आते तो हमने 35,000 का प्रॉफिट कमाया जिसमें 20,000 डेप्रिसिएशन है। तो मतलब अगर देखा जाए तो कैश प्रॉफिट कितना है, 55, कैश प्रॉफिट कितना है 55,000। तो मतलब आपका अगर देखा जाए तो बैंक बैलेंस जो बढ़ेगा, जो बैंक बढ़ेगा वो 55 से बढ़ेगा, एसेट की वैल्यू जो होगी वो फिक्स एसेट वो 20,000 से माइनस हो जाएगी, और फिर जो उधर लाइबिलिटी साइड में दिखा जाए तो रिजर्व में जो रिजर्व में इंक्रीज आएगा वो आएगा 35,000 से। सर ये क्यों बता रहे हो सकता है बैलेंस शीट अपडेट करने को बोले। कह रहा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द प्रेफरेंस शेयर को हमें क्या करना है, 31 मार्च 2024 को हम इस साल उसे पे कर देंगे, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देंगे। अच्छा प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे तो ऑफकोर्स एंट्री करनी पड़ेगी क्या, 10% मतलब 10,000, तो ऑफकोर्स आपका रिजर्व एंड कम हो जाएगा, फिर से 10,000 यहाँ से कम हो जाएगा और 10,000 बैंक से कम हो जाएगा। मतलब एंट्री होगी क्या, पहली एंट्री आप करोगे क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, मतलब पीएनएल से प्रेफरेंस डिविडेंड आपका कम हो जाएगा। फिर कह रहा है कैश और बैंक बैलेंस छोड़ के अदर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बिल्कुल सेम है, तो उनमें कोई भी चेंज नहीं है, मतलब जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने रिडीम कर दिया प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम करोगे और अगर आपने नए शेयर इशू नहीं करे तो आपको जो भी पैसा है वो सीआरआर बनाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं मान के चलो कि एक भी शेयर इशू नहीं करे तो मुझे 1 लाख का सीआरआर बनाना पड़ेगा, और सीआरआर के लिए मैं पैसा कहाँ से उठाऊंगा, ऑफकोर्स जर्नलिज्म मेरे पास सफिशिएंट पड़ा हुआ है, ठीक है। कह रहा फिर उसके बाद कंपनी इशू कर रही है बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर, हर एक शेयर के बदले 2 शेयर कंपनी फ्री में दे रही है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, एवरी इक्विटी शेयर फॉर ऑफ 2 शेयर, 2 शेयर दे रही है। तो कंपनी के पास अभी कितने शेयर है, 10,000, मतलब कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर इशू करने वाली है, 20,000 इंटू 10 मतलब 2 लाख का आपको बोनस इशू करना पड़ेगा। तो 2 लाख में से 1 लाख तो सीआरआर से मिल जाएगा और 1 लाख के लिए फिर से आप कहीं ना कहीं पीएनएल वगैरह से उठा के चलोगे, है ना। एक बार दोबारा देख लूँ मैं, कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर, हाँ ठीक है। तो हर 2 के बदले कंपनी 1 शेयर दे रही है, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं जो भी है वो 20,000 शेयर और दे देगी, ठीक है। तो 20 इंटू 2, तो पॉइंट इस आपके जनरल रिजर्व भी है, और फिर आप उसमें बोनस शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी निकालोगे। तो पहले आप 2 लाख का सीआरआर निकालोगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व निकालोगे, और फिर जो जो कमी पड़ेगी वो आपका पीएनएल से निकलेगा, ठीक है। कैश रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट बेच रही है, और इन्वेस्टमेंट जो बितना 90% ऑफ कॉस्ट, तो नेट मीन्स यहाँ पे भी आपका लॉस होने वाला है। कह रहा आपको एंट्री पास करनी है इशू ऑफ शेयर्स की, मतलब बैलेंस शीट से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है, बैलेंस शीट से मुझे लेना देना नहीं है। बस आप ये देखो कि आपके पास बैंक में पैसा कितना है, अगर आपके बैंक में बोलूँ तो 50,000 है, कहीं बैंक में कम ना पड़ जाए, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं कम पड़ेगा, 50,000 का ये है, और 55,000 का ये हो गया, 1,05,000 हो गया, फिर 10,000 का हमने डिविडेंड दिया तो 95 बचा, कितना बचा 95। फिर हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो इन्वेस्टमेंट बेची है, इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट थी इधर 1 लाख की, तो 1 लाख का 90% ले 90,000 और आ गया, तो 1 लाख, ये तो बहुत पैसा हो गया सर जी, ये तो हो गया अपने पास 1,50,000 की, ठीक है। एंट्री करनी है आपको, एंट्री करो जल्दी जल्दी, 2 एंट्री आपकी प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने की, 1 एंट्री सीआरआर बनाने की, 2 एंट्री प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की, 1 एंट्री प्रीमियम को राइट अप करने की, और 2 एंट्री बोनस शेयर इशू करने की, ठीक है, और 1 एंट्री इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री, ठीक है। तो अगर मैं एंट्री करूँ तो पहली एंट्री क्या होगी सर जी, सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 और 10,000, फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 10,000, फिर उसका सीआरआर बनेगा, ठीक है। एसेट लायबिलिटी मुझे कोई वो बैलेंस शीट मांगता तब ये सारी चीज़ें काम आती, ठीक है। अगर वो नई बैलेंस शीट मांग लेता कि बताओ बैलेंस शीट बनाओ उसके बाद, तो फिर वहाँ पे आपको ये बैलेंस शीट में चेंजेस करने पड़ते, कैश चेंज हो जाता, फिक्स एसेट चेंज हो जाती, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती, और करंट एसेट करंट लायबिलिटी सेम रहती, रिजर्व में चेंज आता, कॉस्ट चेंज आता, और कैपिटल में आपकी प्रेफरेंस शेयर खत्म हो जाती, इक्विटी में 1 लाख की और 2 लाख का बोनस शेयर 3 लाख हो जाता, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में नया चेंज आता है, बट अभी एंट्री बोल रहा हूँ तो पहले सीआरआर बनेगा। सीआरआर बनाने के लिए आप कहाँ से यूज़ करोगे, मान लो मैं कह रहा हूँ जनरल रिजर्व यूज कर लो, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 1 लाख और 1 लाख खत्म, फिर आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख,
प्रीमियम रिडेम्पशन 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000 और 1,10,000 और फिर प्रीमियम को राइट अप करने के लिए आपके पास जो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूँ जनरल रिजर्व जो 10,000 पड़ा हुआ, 1,00,000 में से 20,000 पड़ा है ना, फिर 10,000 यूज कर लो, क्या दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन। ठीक है, फिर बोनस की बात करो। बोनस के लिए आप क्या करोगे? बोनस के लिए आप सबसे पहले बोनस की कैलकुलेशन कर लिया आपने 2 लाख, फिर एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी? सीआरआर अकाउंट डेबिट 1,00,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना डेबिट 17,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 17,000 और फिर अभी भी 30 बचा। 30 में जनरल रिजर्व कितना निकाल लो? 10,000 अभी पड़ा है, जनरल रिजर्व पूरा खत्म कर लो 10,000 और फिर जो बचा पीएनएल से 20,000। इतना तो पीएनएल में है, इतना तो पीएनएल में है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और ऑफकोर्स लॉस है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 का। ठीक है, तो आपको फाइनली एक फिगर निकल जाएगा कि आपको यहाँ पे मैं एक एंट्री दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये एंट्री दिखा देता हूँ कैसे कैसे एंट्री हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊँ सारा, ठीक है सर जी जल्दी दिखाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके ओके बच्चे देखो, सबसे पहले आपने डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक करा, ठीक है, फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, पहली एंट्री दूसरी एंट्री, फिर सीआरआर बनाएंगे। ठीक है, सीआरआर बनाने की इन्होंने एंट्री करी होगी, कहाँ करी है? लास्ट में करी है, देखो जनरल रिजर्व। ठीक है, तो हम पहले ही कर देंगे सीआरआर बनाने की एंट्री। फिर आप प्रेफरेंस शेयर अपने वापस लोगे, एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और फिर मैं मान के चलूंगा आपने पेमेंट कर दी होगी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऊपर नीचे कर दो एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने इसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रीमियम राइट ऑफ करा, ऑफकोर्स आपने पीएनएल, मैंने का जनरल रिजर्व यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 6th एंट्री। उसके बाद आपने क्या करा? फिर आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, 7th एंट्री। ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट लास्ट में बेच सकते हैं, वैसे मैं पहले ही बेचूंगा पेमेंट करने से पहले, ऑफकोर्स क्योंकि पैसा उससे पहले ही चाहिए ना, है ना। और फिर आपने कैपिटल रिजम्पशन यूज करा, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करा। देखो जर्नलिज्म मैंने वहाँ 10,000 यूज करा था प्रीमियम राइटअप करने के लिए, तो मेरे पास 10 बचा था और मैंने बोला था बाकी जो 20 बचेगा वो पीएनएल से यूज कर लेना, इन्होंने उल्टा कर दिया। ठीक है, ये हो गया और फिर खत्म, डन बेटा डन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा आरटीपी का सर जी वो है डिवेंचर। ठीक है, एक बार पढ़ लो लास्ट क्वेश्चन मेरा डिवेंचर पे। सर जी अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, आ जा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है सर जी 1 अप्रैल 2023 को ग्लोबल लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी है 9 लाख की, लाइबिलिटी खरीदी 1,20,000 की, परचेज कंसिडरेशन 8,82,000। तो पहली एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 9 लाख, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 9 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटी 1,20,000 और टू हिमालयन लिमिटेड, टू एच लिमिटेड कितना 8,80,000। तो दैट मीन्स 8, 80 और 9, ठीक है 9, 10 लाख। तो गुडविल आ गया, गुडविल डेबिट हो गया 1 लाख। पहली एंट्री तो खत्म, पहली एंट्री तो बिजनेस अदर देन कैश खत्म। फिर कह रहा है परचेज कंसिडरेशन को हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपये का 10% प्रीमियम सेम डे और XY लिमिटेड। अच्छा बस अब ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लूँ तो एंट्री हो रही है एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट 8% डिवेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो 8,80,000 डिवाइडेड बाय अगर 110 करोगे तो 8,000 आएंगे, दैट मीन्स 8 लाख के डिवेंचर और 80,000 का प्रीमियम। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है XY लिमिटेड इशू अनदर 6,000 8% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%। ठीक है, तो कह रहा है सर जी हमने इशू करें तो देखना 6,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का डिवेंचर 90 में इशू हो रहा है, 90 में इशू हो रहा है, 10 रुपये का नुकसान और 5 रुपये के प्रीमियम में राइट होगा। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना 6,000 इंटू 90, 6,000 इंटू 90 और फिर एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू पर डिवेंचर टू प्रीमियम रिडेम्पशन। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,000 इंटू 15, 6,000 इंटू 15। ठीक है, क्यों 9,000 का आपका लॉस आ जाएगा क्योंकि 10 रुपये का डिस्काउंट और 5 रुपये का प्रीमियम। ठीक है, और फिर कह रहा है हमने डिसाइड किया है कि 30 रुपये इज पेबल ऑन एप्लीकेशन बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ए यार ठीक है, और डिसाइड टू राइट ऑफ द एंटायर लॉस इन द करंट ईयर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये एंट्री 2 पार्ट में डिवाइड करनी थी, मैंने एक ही बार में कर दी और फिर वो जो 9,000 का लॉस है वो एक बार में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू राइट ऑफ कर दोगे। ठीक है, खत्म सर जी खत्म। ठीक है, आरटीपी खत्म। ऑलमोस्ट हमें 47 मिनट लगे पूरा आरटीपी करने में, जिसमें से मैंने कुछ पार्ट नहीं कराया, लाइक एक इन्वेंट्री का क्वेश्चन नहीं कराया और एक मैंने आपके साथ में कौन सा पार्टनरशिप नहीं डिस्कस किया क्योंकि वो निकुंज भैया का पार्ट है, अगर आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा, बाकी एक बार ट्राई करना। मैंने अपनी पूरी अकाउंटिंग वाला पार्ट खत्म कर दिया आरटीपी 2025 का जनवरी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कर लेना अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो और ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी अगली वीडियो डालेंगे अगले आरटीपी पे। थैंक यू सो मच बच्चों।